all, this is Palak Nanuk studying MBBS and welcome to my YouTube channel. आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट yet एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक करने वाले, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं जितना सबने बना दिया है। ये टी नहीं है, एल है। जिसको हम बोलते हैं ETS। चलो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है क्या। अभी तक हम लोग ने पूरे के पूरे रेस्पिरेशन में हम लोग ने बनाई थी एनर्जी, थोड़ी बहुत ऐसे छोटी छोटी ATP बनाई थी, थोड़ी बहुत NADH बनाई थी, थोड़ी बहुत FADH बनाई थी, FADH2 तो पर लेकिन ये हम लोग डायरेक्टली हम यूज़ नहीं कर सकते। ATP चलो ठीक है, डायरेक्ट एनर्जी वो हम यूज़ कर सकते हैं, पर NADH और FADH2 नहीं कर सकते। उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा ATP में, और वो कन्वर्जन कैसे होगा, वो होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से। ये कहाँ पे होता है, देखो अभी तक हम लोग ने ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में किया था, उसके बाद के जो प्रोसेस थे वो सब हम लोग ने मैट्रिक्स में किया था। ये इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है, मतलब आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस में होता है। तो आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, दोनों के स्पेस में जो होता है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है। ठीक है, अब इसमें है ना कुछ कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिसको पहले आप लिख दो। एक होता है कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 एंड कॉम्प्लेक्स 5। 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और सभी कॉम्प्लेक्सेस के नाम होते हैं। क्या क्या नाम होता है? कॉम्प्लेक्स 1 का नाम होता है NADH डिहाइड्रोजिनेस। साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेस, और लास्ट में ATP सिंथेस। अभी कुछ नहीं समझ में आएगा, कोई बात नहीं, पहले लिखो फिर मैं आपको समझाऊंगी। कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर क्या क्या होता है? FMN FES। कॉम्प्लेक्स BC1 में क्या होता है? सॉरी, साइटोक्रोम BC1 वाले कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1 और FES। ये ऐसे इधर लिख देना, रुक जाओ। FES और साइटोक्रोम C1, ठीक है। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस में क्या होता है? FES। साइटोक्रोम C ऑक्सीडेस में क्या होता है? CUA, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A1 एंड CUD। ठीक है, ATP सिंथेस तो F1 F0। चलो अब मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या बोला। ये कॉम्प्लेक्सेस जो है ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस है, और हर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स का अपना एक स्पेसिफिक नाम है। ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है और आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। दोनों के बीच में जो स्पेस है, उन दोनों स्पेस के बीच में कुछ प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट है, और वो प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस के नाम है। 5 कॉम्प्लेक्स है पहली बात तो, 1 2 3 4 5, और हर कॉम्प्लेक्स का नाम है, और हर कॉम्प्लेक्स के अंदर कुछ चीज़ें प्रेजेंट है जिसको मैंने इधर लिखा है। ये मैंने ऐसा क्यों लिखा है, ये मैं नेक्स्ट जब डायग्राम बनाऊंगी ना तो समझ में आएगा, पहले सिर्फ इसको लिख दो। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के साथ डायग्राम के साथ पहले स्टार्ट करते हैं, चलो तो सब कुछ समझ में आएगा। एक चीज़ करेक्ट कर लेना, मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर ली है। एक इनर मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर होते हैं सारे प्रोटीन्स, स्पेस में नहीं। चलो शुरू करते हैं। मैंने क्या बोला कि सबसे पहले तो मैं आपको ओरिएंटेशन बता देती हूँ। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये मैट्रिक्स है, और बीच में जो है ये स्पेस है। एक सेकेंड, चलो हाँ।
तो क्या है ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये मैट्रिक्स है, और बीच में जो क्या है वो स्पेस है, जो है वो इनर मेम्ब्रेन है। अब इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं जो मैंने आपको लिखवाया अभी, जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर 1, कॉम्प्लेक्स नंबर 3, पहले 3 होता है और बाद में 2 होता है, जिसके लिए मैंने जगह ही नहीं छोड़ी। वन, 2, 3, फिर उसके बाद आता है 4 एंड देन 5। ठीक है, लेबल कर देते हैं खाली। कॉम्प्लेक्स 1, 3, 2, 4, 5। 1 का नाम क्या है? NADH, देख के बोलो, डिहाइड्रोजिनेज। क्यों है मैं बताऊंगी। 3 का नाम क्या है? साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। 2 का नाम क्या है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। 4 साइटोक्रोम C, और 5 वाला क्या है? ATP सिंथेस। ये सब कॉम्प्लेक्सेस के नाम हैं। अब मैं शुरू करती हूँ, बताती हूँ कि एग्जैक्टली हमें ETS में करना क्या। हमारे 2 मेन मोटिव है ETS में। सबसे पहला कि यहाँ पर क्या करेंगे, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में क्या हुआ था अभी हमारा क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में क्या बनी थी हमारी? एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ GTP, NADH, FADH2 बनी थी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर NADH जो होगा उसे तोड़ेंगे, H+ निकालेंगे, FADH जो होगा उसे तोड़ेंगे, H+ निकालेंगे। तो क्या मिलेगा हमें? H+ मिलेगा बहुत सारे। वो H+ का क्या करेंगे हम? नीचे आउटर मेम्ब्रेन की तरफ लेके आएंगे। सेम वो चीज़ जो हम लोग ने फोटोसिंथेसिस में केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में करी थी। क्या किया था? सेम किया था, H+ सारे के सारे इस तरफ लाए गए थे। तो क्या हुआ था, यहाँ पर pH बढ़ गया था, यानी H+ की कंसंट्रेशन बढ़ गई थी, pH कम हुआ था, सॉरी, और उस वजह से क्या हुआ था? ग्रेडियंट बन गया था। वो ग्रेडियंट से हमने क्या किया था? ATP बनाई थी। इसमें भी सेम करेंगे। क्या करेंगे? H+ यहाँ से सारे के सारे इस तरफ ले आएंगे आउटर मेम्ब्रेन की साइड, फिर उससे हम ATP बनाएंगे। दूसरा जो काम हम करेंगे वो होगा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, जो इसका नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे और पूरे ये कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू ट्रांसपोर्ट होंगे, और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? वो इलेक्ट्रॉन जाएगा ऑक्सीजन के पास लास्ट में, और वो बनेगा वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, 2 काम हुए, एक प्रोटॉन का ग्रेडियंट बनाना है, एक वाटर मॉलिक्यूल बनाना है, और वो कैसे बनाना है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, तो समझ में आएगा सब। चलो, सबसे पहले मैट्रिक्स में हमने NADH को तोड़ा। उसके बाद हमारा जो NADH से H+ आया वो हम लोग कहाँ फेंक देंगे? आउटर मेम्ब्रेन में। यहाँ से 4 H+ आएंगे। ठीक है, अब पहला जो कॉम्प्लेक्स है उसमें अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट भी तो करना है ना। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? NADH है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन भी निकलेगा और किसके पास जाएगा? FMN में। ये मैंने आपको लिखवाया था, यहाँ पे जो पूरा इतना सारा लिखा था ये वही है। FMN के बाद क्या लिखा था? FES, तो वो FES में जाएगा। समझे? इतना समझ में आया? FMN, फिर FES के पास जाएगा इलेक्ट्रॉन। सेम FADH2 जब टूटेगा तो वहाँ से पहले FAD पे जाएगा और फिर FES में जाएगा। क्या? इलेक्ट्रॉन। पर इधर से क्या ट्रांसपोर्ट नहीं होगा? H+ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आपको दिखने में ही लग रहा हो तो सारे के सारे प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस मैंने ऊपर नीचे के साथ कनेक्ट करे एक्सेप्ट फॉर सेकेंड। क्यों ऐसा? क्योंकि सेकेंड वाला प्रोटीन कॉम्प्लेक्स इज नॉट अ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। क्या नहीं है ये? ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन नहीं है। तो कौन कौन से ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है? फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये सब ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। क्या नहीं है? सेकेंड वाला नहीं है। तो अब हमने कहाँ पहुँचाया? दोनों तरफ FES में पहुँचाया। फिर FES से जाएगा फर्स्ट कॉम्प्लेक्स के बाहर यूबिक्विनॉन में। कहाँ जाएगा? यूबिक्विनॉन में। यूबिक्विनॉन कॉम्प्लेक्स के अंदर नहीं है, वो बाहर है। तो वो क्या हुआ? मोबाइल कैरियर।
क्या हुआ? मोबाइल कैरियर। कौन? यूबिक्विनोन या यूबिक्विनोन। क्यों मोबाइल कैरियर? क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स के अंदर बैठा हुआ नहीं, वो ट्रांसपोर्ट करेगा। क्या ट्रांसपोर्ट करेगा? यूबिक्विनोन को कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के अंदर। और वो कैसे करेगा उसको ध्यान से सुनना। सबसे पहले यूबिक्विनोन इलेक्ट्रॉन तो लेगा, उसके साथ साथ वो और भी कुछ लेगा जो कि होगा हाइड्रोजन। वो बाहर से हाइड्रोजन लेके बनेगा यूबिक्विनोन UQH2। और इस वजह से यहाँ से 4 हाइड्रोजन होंगे ट्रांसपोर्ट। सेम फोटोसिंथेसिस में किया था। यूबिक्विनोन जो है ट्रांसपोर्ट तो करेगा, साथ में हाइड्रोजन आयन को और भी। उसमें क्या था? प्लास्टोक्विनोन था। इसमें क्या होगा? यूबिक्विनोन होगा जो हाइड्रोजन को भेजेगा। इस तरफ NADH का खुद था, इस तरफ यूबिक्विनोन ने हाइड्रोजन को भेजा। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन जाएगा तो वापस यूबिक्विनोन में कन्वर्ट हो जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन दे देगा अपना किसको? साइटोक्रोम बी। साइटोक्रोम बी के पास इधर भी आ जाएगा FeS और साइटोक्रोम C1। ये इलेक्ट्रॉन के पास गया। समझ में आ रहा है इतना? वापस ध्यान से सुनो। देखो इधर है ना FMN है एक अलग, बाकी FeS सेम है। इधर FeS भी है सेकेंड नंबर पे, पर पहले FAD है। इधर भी सेकेंड नंबर पे FeS है, पर ऊपर B है और नीचे C1 है। तो देखो ऐसे याद रखो, N यहाँ पे NADH डिहाइड्रोजिनेस है। क्यों ऐसा है? क्योंकि NADH टूट रहा है। और अगर NADH टूट रहा है तो इसीलिए इसका जो पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा यहाँ पे, तो वो FMN होगा, N आएगा। दूसरा तो FeS पता है हमें। इधर FAD टूट रहा है, इसलिए FAD फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और फिर FeS बनाएगा, FeS को देगा। ये दोनों किसको देंगे? यूबिक्विनोन विच इज अ मोबाइल कैरियर। वो यूबिक्विनोन हाइड्रोजन बनाएगा, हाइड्रोजन को ट्रांसपोर्ट करेगा, वापस यूबिक्विनोन बनेगा और साइटोक्रोम B को देगा। वो सेकंड तो हमेशा FeS होना चाहिए, और दूसरा नाम में ये साइटोक्रोम C1 को देगा। अब क्या होगा ना, एक और मोबाइल कैरियर आएगा, साइटोक्रोम C1 देगा साइटोक्रोम C को। ये भी क्या करेगा? थर्ड वाले से ट्रांसपोर्ट करके लेके जाएगा फोर्थ वाले पे। समझ रहे हो? तो ये भी क्या हुआ? मोबाइल कैरियर हुआ। यूबिक्विनोन के साथ साथ साइटोक्रोम C भी मोबाइल कैरियर हुआ। अब वो साइटोक्रोम C कॉम्प्लेक्स 4 को देगा। कॉम्प्लेक्स 4 में क्या क्या है? C से लिखी हुई सारी चीजें, CuA, उसके बाद साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A1 एंड CuB। यहाँ तक आया हमारे पास इलेक्ट्रॉन। इस पॉइंट पे फाइनल टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बैठा होगा, दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या करेगा? उस इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन करेगा, प्लस हाइड्रोजन आयन के साथ कंबाइन करेगा इनसाइड द मैट्रिक्स और बनाएगा H2O। समझे इतना? और इस प्रोसेस के थ्रू वो भी 2 हाइड्रोजन प्रोटॉन को, मतलब 2 प्रोटॉन को आउटर मेम्ब्रेन की साइड भेज देगा। आई नो दिस फील्स अ लिटिल कॉम्प्लेक्स, पर लेकिन अगर आप ध्यान से ब्रेक डाउन करके सीखो तो बहुत ईजी है। हमने क्या किया अभी तक? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट सीख लिया और साथ साथ हमने यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट बना दिया। क्या किया? सबसे पहले NADH टूटेगा। ओके, पहले बेसिक कराते फिर डिटेल में जाते हैं। NADH टूटेगा फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में, वो FMN और FeS के पास जाएगा, वो एक कॉम्प्लेक्स हुआ। दूसरा कॉम्प्लेक्स में FAD FeS के पास जाएगा, सेम N और FAD, क्योंकि NADH FADH है। वो दोनों यूबिक्विनोन के पास जाएंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे। आई मीन वो लोग खुद नहीं जाएंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे और वो देगा साइटोक्रोम B को। साइटोक्रोम B, फिर FeS, फिर साइटोक्रोम C1, जो कि कॉम्प्लेक्स का ही नाम है, कुछ इतना मुश्किल नहीं है। तो इसीलिए मैंने कॉम्प्लेक्स का लिखवा दिया नाम, क्या अगर कॉम्प्लेक्स का नाम याद रह जाएगा तो अंदर जो है वो सब याद रह जाएगा। उसके बाद एक और मोबाइल कैरियर साइटोक्रोम C, जो किसके पास जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के पास। फिर 4 चीज़ें जो C से शुरू होती है, कॉपर A, साइटोक्रोम A, उसके बाद साइटोक्रोम A1 और CuB। उसके बाद टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के। इसके बाद अब इलेक्ट्रॉन किसी के पास नहीं जाएंगे, ऑक्सीजन लेगा, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा, H2O बनाएगा। ये बन गया हमारा एक काम H2O का। अब यहाँ पे जो सारे के सारे प्रोटॉन हो रहे हैं कलेक्ट, उससे हमें क्या करना है? ATP बनाना है विद द हेल्प ऑफ ATP सिंथेसिस। तो पहले ये लिखो, चलो शुरू करते हैं।
सबसे पहले, अच्छा ठीक है, ये जो H2O है ना, इसको हम लोग मेटाबॉलिक वाटर बोलते हैं। चलो, तो हमने क्या किया, यहाँ पे बहुत सारे हाइड्रोजन इकट्ठे कर लिए, जिसकी वजह से क्या बना, प्रोटॉन ग्रेडियंट। क्या बना, प्रोटॉन ग्रेडियंट, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन मोटिव फोर्स। अब इससे क्या होगा ना, इससे यहाँ पर से हाइड्रोजन एटम, प्रोटॉन जो है, हाइड्रोजन आयंस जो है वो एटीपी सिंथेस से पास होंगे। एटीपी सिंथेस में दो प्रोटीन के वो होते हैं, एक F0 और एक F1। जो F0 है वो इंटीग्रल प्रोटीन होता है, क्योंकि वो इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, और F1 जो है वो पेरिफेरल होता है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट मैट्रिक्स की तरफ चला जाता है। समझे? अब क्या होता है कि इसमें से दो हाइड्रोजन एटम्स पास होते हैं। कितने? दो हाइड्रोजन एटम्स पास होते हैं फ्रॉम एटीपी सिंथेस। और क्या करते हैं, अगर दो हाइड्रोजन एटम पास होंगे तो एक एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट विल कन्वर्ट इनटू एटीपी। सिंपल, कुछ भी नहीं। एटीपी सिंथेस में यही है कि अगर दो हाइड्रोजन आयंस पास होंगे तो दो पासेज के टाइम पे वहाँ पर एटीपी सिंथेस भी होगा, तो उसकी मदद से एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट विल कन्वर्ट इनटू एटीपी। सिंपल। ईटीएस बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही सिंपल है। एक बार वापस से मैं बोल देती हूँ तो क्या है, कन्फ्यूजन नहीं होगी। ये बोर्ड ऐसे बहुत हिचपिच लग रहा है पर लेकिन इतना मुश्किल है नहीं है, बहुत 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 ईजी है। अब हाँ, एक और चीज़ कि यहाँ से दो हाइड्रोजन पास होंगे तो एक एटीपी बनेगा। ठीक है, अगर दो हाइड्रोजन एटम्स आयंस पास होंगे तो एक एटीपी बनेगा। हमने देखा, पहले ही मैंने पढ़ाया था कि NADH जो है वो एक NADH से 3 ATP बनती है। तो इसका मतलब अगर 3 ATP बन रहे तो कितने NADH में से हाइड्रोजन आयंस निकले होंगे? 6। अगर 6 हाइड्रोजन आयंस निकले होंगे NADH से तो उससे 3 ATP बनती है। और उसका क्या प्रोसीजर है वो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, इतना याद रखो खाली कि एक NADH से 3 ATP बनती है, एक FADH2 से 2 ATP बनती है, और एक ATP तो एक ATP होती है, और 2 हाइड्रोजन आयन से एक ATP बनती है। मैं लिख दूंगी, पहले मिटा दूंगी, मिटाने के बाद लिखूंगी। उससे पहले ये समझ लेते हैं वापस। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम दो काम करेगा। एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट करेगा, जैसा नाम बोल रहा है। उस इलेक्ट्रॉन से हम क्या करेंगे, मेटाबॉलिक वाटर बनाएंगे। किसको दे देंगे? हम ऑक्सीजन को दे देंगे। दूसरी चीज़ के उसका क्या, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में दूसरी चीज़ क्या करेंगे, हम हाइड्रोजन आयंस को सारे के सारे आउटर मेम्ब्रेन पे ले जाएंगे ताकि क्या बने, हमारा प्रोटॉन ग्रेडियंट या प्रोटॉन मोटिव फोर्स बने। उससे हम बनाएंगे एटीपी। दो चीज़ हो गई हमारी करने की। पहले NADH में क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स में NADH टूटेगा, वो बनाएगा, वो देगा इलेक्ट्रॉन। सॉरी, वापस बोल रही हूँ। सबसे पहला कॉम्प्लेक्स जो है वो उसमें NADH टूटेगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन देगा टू FMN, वो देगा टू FES। इस दौरान 4H+ नीचे आउटर मेम्ब्रेन पे चले जाएंगे। दूसरा कॉम्प्लेक्स भी सिमिलर काम करेगा। FADH2 जो है वो तोड़ेगा, बनाएगा H+ और इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन है वो FAD और FES को देगा, और जो H+ है वो नीचे आउटर मेम्ब्रेन में आ जाएंगे। ये दोनों क्या करेंगे, यूबिक्विनॉन को अपना इलेक्ट्रॉन देंगे, जो कि मोबाइल कैरियर है। वो दोनों जाके साइटोक्रोम B को देगा, जो देगा FES को। अगेन सेकेंड वाला हमेशा FES होगा, बाकी सारे जो नाम है वैसा होगा। फिर उसके बाद देगा और नीचे वो साइटोक्रोम C1 को, सॉरी वो C1 है वो C को देगा, जो कि अगेन मोबाइल कैरियर है। वो जाके फोर्थ कॉम्प्लेक्स को देगा, जहाँ पर सारे C वाले कॉम्प्लेक्स होंगे, जैसे कि CUA, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A1, CUB। ये सबको देके फाइनल टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएगा, विच इज़ ऑक्सीजन। उससे बनेगा मेटाबॉलिक वाटर।
किसकी मदद से, एक्स्ट्रा क्या चीज़ें चाहिए, इलेक्ट्रॉन तो हमने दिया, ऑक्सीजन को दिया, और प्लस एक हाइड्रोजन एटम भी चाहिए, वहाँ से हाइड्रोजन आयन चाहिए सॉरी, जो कि H2O बनाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे H+ आ गए हैं। कहाँ से आए, कॉम्प्लेक्स 1 से आए हैं, कॉम्प्लेक्स 3 से आए हैं, आई मीन ये यूबिक्विनॉन से, और कॉम्प्लेक्स 4 से आए हैं फ्रॉम ऑक्सीजन। तो अब ये सारे के सारे हाइड्रोजन आयंस जो है वो ATP सिंथेस के पास जाएंगे और 2-2 की लाइन में खड़े रहेंगे, कपल्स जाएंगे। 2 हाइड्रोजन आयन जाएंगे, 1 ATP बनेगा, 2 हाइड्रोजन आयन जाएंगे, 1 ATP बनेगा। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटे पॉइंट्स बताती हूँ, इनफैक्ट पूछती हूँ, जवाब आप दोगे, क्योंकि ETS कंप्लीट हो चुका है। खाली ऐसे जो मैंने ऐसे छोटे पॉइंट्स बनाए उसको एक साथ करके देना है मुझे। चलो, सबसे पहला पॉइंट कि ETS के हमारे कौन से 2 मोटिव है। एक तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट करना है, और वो किसको देना है, ऑक्सीजन को देना है, जिससे क्या बनेगा, H2O बनेगा। दूसरा हमारा मोटिव है कि H+ का ग्रेडियंट बनाना है। इसके लिए सारे हम लोग H+ आउटर मेम्ब्रेन की तरफ लाएंगे, जिससे क्या बनेगा, ATP बनेगा। ठीक है, ये हमारा था ETS का मोटिव। दूसरा सवाल, कौन कौन से ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, बताओ। चलो, ये मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए रिवीजन हो रहा है। ट्रांस मेम्ब्रेन ऐसे थोड़ी होता है। चलो, 1 3 4 5 कौन कौन से नहीं है, सेकेंड वाला, और इसी वजह से यहाँ से कोई भी H+ भी ट्रांसपोर्ट नहीं होता। मैंने आपको 1 से करवाया, 3 में यूबिक्विनॉन से करवाया, 4 में करवाया, लेकिन सेकेंड में नहीं होता क्योंकि ये ट्रांस मेम्ब्रेन ही नहीं है, वो कैसे देगा। चलो, तीसरी चीज़, चलो मोबाइल कैरियर्स बताओ, कौन कौन से मोबाइल कैरियर्स है। एक यूबिक्विनॉन और एक साइटोक्रोम C। अब मुझे एक ऐसा बताओ कि मोबाइल कैरियर विच ऑल्सो ट्रांसपोर्ट H+, तो वो है यूबिक्विनॉन। इलेक्ट्रॉन के साथ साथ H+ भी करता है। फिर उसके बाद बताओ टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ऑक्सीजन, उससे क्या बनेगा, मेटाबॉलिक वाटर। फिर उसके बाद बताओ, हाँ चलो, एक NADH से कितने ATP बनते हैं, 3 ATP। एक FADH2 से कितने ATP बनते हैं, 2 ATP। अगर एक ATP बनाना है तो हमको कितने हाइड्रोजन आयंस पास करने पड़ेंगे ATP सिंथेस से, 2 हाइड्रोजन आयंस, मतलब कपल्स जाएंगे। लिखना मत, ये तो वैसे याद करने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, तो बस इतना ही याद रखना है आपको। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, कुछ हार्ड नहीं है, खाली इतना कॉम्प्लेक्स ऐसे कहीं पर भी ऐसे सिस्टमेटिकली लिखा नहीं होगा ना, इसलिए आपको कंफ्यूजिंग लगेगा। बाकी मैंने कोशिश करी है कि एकदम सिंप्लीफाइड मैनर में बताऊं मैं। इसके ज़्यादा आपको कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं, जितना जानना था वो मैं बता चुकी हूँ। अब ईजिली मोस्टली सारे के सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, तो आप क्वेश्चन सॉल्व करो। और हमारा रेस्पिरेशन एज अ चैप्टर भी फिनिश होने वाला है, तो आपको क्वेश्चन भी फिनिश हो जाने चाहिए मतलब। So that is it for my video. I will meet you in my next one. Till then, bye bye.